हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है वो है डेबे हकल ऑन्स्कर इक्वेशन। देखिए, ये जो इक्वेशन है ये हमें बताएगी वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सिंपल वे में अगर हम ये समझें कि अगर एक सॉल्यूशन को हम ज़्यादा कंसनट्रेटेड करते रहें, गाढ़ा करते रहें, तो उसकी कंडक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। डाइल्यूट करें तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी या घटेगी, कंसंट्रेटेड करें तो उसकी कंडक्टेंस घटेगी या बढ़ेगी, वो हमें कौन बताएगी, डेबे हकल ऑन्सगर इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये इक्वेशन है क्या चीज। व्हाट इज डेबे हकल ऑन्सगर इक्वेशन। ये एक इक्वेशन होगी, इट इज एन इक्वेशन विच टेल अबाउट, जो किसके बारे में हमें बताएगी, विच टेल अबाउट वेरिएशंस ऑफ, ये वेरिएशन बताएगी किसका, वेरिएशंस ऑफ molar conductance, which tell about variations of मोलर कंडक्टेंस, जो हमें मोलर कंडक्टेंस की वेरिएशन बताएगी। देखिए, मोलर कंडक्टेंस का जो सिंबल हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लैम्डा एम। ठीक है, इट टेल अबाउट वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन, विद कंसंट्रेशन, यानी एक सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड करें या डाइल्यूट करें तो उससे उनकी कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तीन टाइप की कंडक्टेंस डिस्कस की थी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और उसमें ये बताया था कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डाइल्यूट करने से डिक्रीज होती है, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूट करने से इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एम्प्टी स्पेस, फ्री स्पेस ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर हमने इसको देखें, जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन, या हम डाइल्यूशन को इंक्रीज कर दें, बात एक ही है, कंसंट्रेशन को कम करो या डाइल्यूट करो, एक ही बात है। ठीक है, जो ये मोलर कंडक्टेंस है लैम्डा एम इंक्रीजेस, लैम्डा एम बढ़ती है। लास्ट लेक्चर के लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था, वो यही क्वेश्चन था कि डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लैम्डा एम इंक्रीजेस एज फ्री स्पेस फॉर मूवमेंट ऑफ आयन, फ्री स्पेस, उसमें भी यही हमने रीजन लिखा था, फ्री स्पेस फॉर मूवमेंट ऑफ आयन इंक्रीजेस, आयंस के मूवमेंट के लिए फ्री स्पेस बढ़ जाएगा, वो फास्टली मूव करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमने अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब इसके बेस पर हम अपनी एक इक्वेशन डिराइव कर देंगे। देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन है वो इसी बात को प्रूव करेगी। क्या प्रूव करेगी, कि जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं उससे जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगी। ये इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम डिराइव कर दें या लिख दें तो वही इक्वेशन क्या है, डेबे हकल ऑन्सगर इक्वेशन है। अब इसको हम किस टाइप से चेक करते हैं वो देखिए जरा। ये सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है ये हमें क्लियर होना चाहिए कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने से कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। इट टेल अबाउट वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन, ये तो है इक्वेशन। अब होगा क्या, अगर हम C कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इससे जो मोलर कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इसका। देखिए, ये जो ग्राफिकल वैल्यू है इससे हमारा सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहां तो इस एक्सिस पर लेंगे हम मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, लैम्डा एम। मोलर कंडक्टेंस के जो हम यूनिट डिस्कस कर लेते हैं वो है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सारा डिटेल के अंदर किया था ये। ठीक है, यहाँ तो हम ले लेते हैं लैम्डा एम
और यहाँ कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उनका वेरिएशन। देखिए वेरिएशन का जो ग्राफ हम रूट सी पे लेते हैं ताकि कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है और इसके अकॉर्डिंग वो इस पूरे ग्राफ के अंदर आ जाए। अगर सी के अकॉर्डिंग ले जाएंगे तो वो ग्राफ से बाहर निकल जाता है, इसलिए हमने रूट सी ले लिया ताकि इसकी वैल्यू को थोड़ा रिड्यूस कर दें। अब देखो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लें, हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Strong electrolytes are those electrolytes which complete dissociate in aqueous solution. Which complete dissociate in aqueous solution. ठीक है, जैसे हमारा CH3, COONA, HCl, NaCl, KCl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएंगे। फिर दूसरे हैं हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। Weak electrolyte do not complete dissociate। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, ये सोडियम के साथ साल्ट है और ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक है, सोडियम के साथ साल्ट उसका स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट ब्रेक हो जाएंगे 100%, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीट 100% ब्रेक नहीं होंगे। अब ग्राफ देखिए, मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया जैसे KCl, ये ग्राफ हम किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं? KCl के लिए। अब जो अभी हमने बात बताई थी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, तो सेम वही बात हम यहाँ यूज कर रहे हैं। देखो कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर ज्यादा है तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है? कम है। ठीक है, कंसंट्रेशन की वैल्यू को हमने क्या किया? थोड़ा कम किया तो कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन की वैल्यू को और कम किया तो कंडक्टेंस और इंक्रीज, और इस पॉइंट पर लगभग हमारी कंसंट्रेशन क्या होगी? जीरो होगी, बिल्कुल ही डायल्यूट हो गया। इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी? जीरो होगी, बिल्कुल ही डायल्यूट होगा। तो यहाँ एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये जो कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम बोलते हैं लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी। ठीक है, व्हाट इज लैम्डा एम नॉट? लैम्डा एम नॉट जीरो लगाओ या इन्फिनिटी, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और ये जो लैम्डा एम नॉट या लैम्डा इन्फिनिटी है ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, और ये तभी आ सकती है जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो। देखो मैक्सिमम वैल्यू तो तभी आएगी जब सभी आयन की कंडक्टेंस ऐड अप हुई हो। ठीक है, मान लो हमने एक सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, वो अगर कंप्लीट ब्रेक नहीं हुआ, कुछ ही उसका पार्ट ब्रेक हुआ है, तो फिर कुछ आयन ही कंडक्टेंस देंगे, तो वो तो एक मैक्सिमम वैल्यू नहीं हुई ना। पर फिर हमने एक दूसरा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला जो स्ट्रॉन्ग है और वो सारे के सारे आयन ब्रेक हो गए। अब सारे के सारे आयन ब्रेक हो गए तो वो सारे अपनी कंडक्टेंस के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो लैम्डा एम नॉट लैम्डा इन्फिनिटी ये कब आएगी? व्हेन देयर इज ए कंप्लीट डिसोसिएशन। ये चीजें हमने कुछ ध्यान रखनी है, फिर इससे हमारी इक्वेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन को जैसे लगभग जीरो किया, यानी हमने इनफाइनाइट वाटर डाल दिया, जैसे जैसे हम वाटर डालते रहेंगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा। हमने इनफाइनाइट वाटर डाल दिया यानी कंसंट्रेशन को लगभग जीरो कर दिया, तब जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू कहलाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये एक मैक्सिमम वैल्यू, और कब आती है? जब कंप्लीट डिसोसिएशन होती है। अब अगर इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में करें, देखो इसी चीज को अब हम इक्वेशन की फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेबे-हकल ओंसगर इक्वेशन। वो होगी लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस B रूट C। ये जो हमारी इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट की है, इसी इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं? डेबे-हकल ओंसगर इक्वेशन। अब कैसे? ये वाली अभी हमने जो बात लिखी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, उसका हमने एक ग्राफ बना दिया और उस ग्राफ को हमने इक्वेशन में डाल दिया। ये तीनों बातें एक ही प्रूव करते हैं कैसे। देखो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम है, कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर ज़्यादा ले हम तो कंडक्टेंस की वैल्यू कम है, कंसंट्रेशन की वैल्यू कम ले ली तो कंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आ गई। ठीक है, यानी इस बात का ये ग्राफ बन गया और इस ग्राफ को हमने इस इक्वेशन के अंदर डाल दिया। देखो
ये जो लैम्डा एम नोट या लैम्डा एम इन्फिनिटी एक मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो वैल्यू यहाँ हमारी रिप्रेजेंट हो रही है ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, एक्स वैल्यू मान ली। अब माइनस में क्या है, बी एक कांस्टेंट है, रूट सी कंसंट्रेशन है। जैसे जैसे इस कंसंट्रेशन की वैल्यू को ज़्यादा करेंगे तो माइनस होने वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर एक वैल्यू में से हम एक ज़्यादा वैल्यू को माइनस करें तो उसकी एक्चुअल वैल्यू तो कम ही रह जाएगी ना। एग्जाम्पल से समझो, मान लो मैंने कहा कि लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू 200 है, फिक्स है। अब ये तो एक मैक्सिमम वैल्यू और एक फिक्स वैल्यू है। अब मैं बी रूट सी की वैल्यू को अगर मान लो 10 कर दूं, ठीक है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, लैम्डा एम से की 200 माइनस 10 ये बच जाएगी 190। अब मैं इस कंसंट्रेशन और बी की वैल्यू को इंक्रीज करके ये 50 कर दूं, कंसंट्रेशन वाली वैल्यू को इंक्रीज कर दिया तो ये कितनी बच जाएगी, 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 150। फिर इस कंसंट्रेशन को ज़्यादा करके बी रूट सी की वैल्यू को और ज़्यादा करूँ, मैं 180 कर दूँ, इसकी वैल्यू को ज़्यादा कर दिया तो ये 200 में से माइनस होकर कितनी रह जाएगी, सिर्फ 20 रह जाएगी ना। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन वैल्यू वाली वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी ओवरऑल लैम्डा एम सी की वैल्यू, लैम्डा एम सी का मतलब मोलर कंडक्टेंस किसी भी कंसंट्रेशन पर, वो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन को बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दोबारा देखिए, ये एक फिक्स वैल्यू है, इस डाटा को जैसे जैसे हम ज़्यादा करेंगे तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने वाली वैल्यू अगर ज़्यादा है तो बची हुई वैल्यू तो फिर कम होती जाएगी ना, ठीक है। डाइल्यूट करने से कंडक्टेंस बढ़ती है और अगर उसको कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस घटेगी। इसी को हमने ग्राफ में डाल दिया, ग्राफ को हमने इस इक्वेशन के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमने बनाई है दिस इज कॉल्ड डेबे-हकल-ओंसगर इक्वेशन। लैम्डा एम नोट या लैम्डा एम इन्फिनिटी ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, कब आती है, जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है। एंड लैम्डा एम सी ये किसी भी कंसंट्रेशन पे 2 मोलर 3 मोलर किसी भी कंसंट्रेशन पर, ठीक है। अब इस इक्वेशन का हमारे पास बेनिफिट क्या हुआ, हमने इक्वेशन तो ये दे दिए, ठीक है। इस इक्वेशन का प्रैक्टिकल यूज या बेनिफिट हम क्या करेंगे, कहाँ से निकालेंगे, वो देखते हैं हम इस चीज को। उस चीज का बेनिफिट निकल कर आएगा हमारे पास कोलरश लॉ की फॉर्म में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलरश लॉ। इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो भी हम सिंपली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कोलरश लॉ, देखो कोलरश लॉ क्या कहेगा कि जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे, कंसंट्रेशन को लगभग जीरो कर दोगे, सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे, तब हर आयन की जो कंडक्टेंस की वैल्यू है और वो फिक्स हो जाएगी और वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि उसके साथ दूसरा आयन कौन सा अटैच है। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। ये हमने एक इलेक्ट्रिकल सेटअप किया, ठीक है, ये हमने एक इलेक्ट्रिकल सेटअप किया, मैंने इसके अंदर एक NaCl साल्ट डाला और एक KCl साल्ट डाला, ठीक है। थोड़ा सा इनमें कैथोड एनोड भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एनोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, नेगेटिव वाला कैथोड है, इस पर रिडक्शन होती है, ठीक है। बीच में हमने वोल्टमीटर वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए लगा दिया। अब अगर हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ज़्यादा की हुई है, बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये Na पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ, K पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ, Cl नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, Cl नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। पर अभी ये थोड़ा एक गाढ़ा सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो क्राउडिंग ज़्यादा है, तो आयन इतना ईजिली मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी इसकी वोल्टमीटर के अंदर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, ठीक है, पानी डाल दिया। तो अब ये जो आयन है यहाँ से हटकर थोड़े से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग होने स्टार्ट हो जाएंगे नहीं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये अब क्या हो गए, अलग होने स्टार्ट हो जाएगा। तो इनके बीच में स्पेस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, स्पेस बढ़ जाएगा क्योंकि अब तो आयन पूरे मूव मिक्स हो जाएंगे। स्पेस बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, थोड़ा स्पीडली मूव करेंगे, ठीक है। पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा थी,
तो ये कम फ्लो कर पा रहे थे। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया, पानी डालकर डाइल्यूट किया, कंसंट्रेशन कम किया, तो ये आयन थोड़ा स्पीडली मूव करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। हमने वॉल्यूम और बढ़ा दिया, फिर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आयन और भी ज़्यादा दूर हो जाएंगे, अभी और स्पीडली मूव करेंगे, ठीक है, और कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो इसी टाइप से हम क्या कर रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमने क्या किया, एकदम ही इसके अंदर 100 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब 100 लीटर वाटर ऐड करने पर ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, मैक्सिमम डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम डाइल्यूट हो जाने पर क्या होगा कि ये जो सारे के सारे आयन है इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, जब हमने इसको मैक्सिमम डाइल्यूट कर दिया, मैक्सिमम डाइल्यूशन पर क्या होगा, सारे के सारे आयन के पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये टोटल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये पॉजिटिव वाला स्पीडली नेगेटिव की तरफ, ये स्पीडली नेगेटिव की तरफ, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, फ्रीली मूव करेंगे। अब ये वैल्यू आकर एक मैक्सिमम वैल्यू पर रुक जाएगी। क्यों? हमने 100 लीटर वाटर डाला, सारे आयन टोटल दूर हो गए। अब अगर मान लो 5 लीटर वाटर और ऐड कर दूं तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आयन तो पहले से ही टोटल दूर है, थोड़े से और दूर हो जाएंगे तो इसकी स्पीड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये Cl नेगेटिव जिस स्पीड से मूव करेगा, ये भी Cl नेगेटिव उसी स्पीड से मूव करेगा, क्योंकि ये तो पहले ही दूर है। अगर मैं इनके अंदर 5 लीटर और ऐड कर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दूं तो अब इनकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि कंसंट्रेशन को कम करते, जब हम कम करते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, पर जब इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देंगे ना, मैक्सिमम वाटर डाल देंगे, तो आयन इतने इतने दूर हो जाएंगे कि अब और पानी डालने से उनकी कंडक्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही दूर हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा और दूर हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू हमने लगभग जीरो कंसंट्रेशन पर या मैक्सिमम वाटर डालने पर वैल्यू फाइंड आउट की, इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा एम नॉट एंड लैम्डा एम इन्फिनिटी। अब कोलरश लॉ क्या कहता है? कोलरश लॉ क्या कहेगा कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे, यानी फुल डाइल्यूट कर दोगे, ठीक है, कंसंट्रेशन को लगभग जीरो कर दोगे, तब सारे आयन टोटल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तब हर आयन की, अब इस Cl नेगेटिव की जो कंडक्टेंस है वही इस Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस होगी, ठीक है। हर आयन की कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो पहले किस आयन से अटैच था। अब ये Cl नेगेटिव इस K से अटैच है या ये Cl नेगेटिव इस Na से अटैच है, इनसे इनका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये दूर हट चुके हैं। ये Cl नेगेटिव जो पहले K के साथ था वो भी उतनी वोल्टेज देगा, ये Cl नेगेटिव जो Na के साथ था वो भी उतनी वोल्टेज देगा। इस K पॉजिटिव की अपनी फिक्स वैल्यू होगी, इस Na पॉजिटिव की अपनी फिक्स वैल्यू होगी, इन दोनों Cl नेगेटिव की अपनी एक फिक्स वैल्यू होगी, क्योंकि अभी पूरे दूर हो चुके हैं, इनको कोई भी हिंड्रेंस नहीं दे रहा है, रोक नहीं रहा है। यही कोलरश लॉ है। कोलरश लॉ कहेगा कि जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दोगे तो हर आयन इतने दूर हो जाएंगे एक दूसरे से कि उनकी जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी, और वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि पहले वो किससे अटैच थे। ये डेफिनेशन है कोलरश लॉ की। अकॉर्डिंग टू कोलरश लॉ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये कब होगा, जब इनफाइनाइट आपने फुल मैक्सिमम वाटर डाल दे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ, किसकी डेफिनेट वैल्यू है, लैम्डा एम नॉट कहो या लैम्डा एम इन्फिनिटी। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी, एंड it do not depend upon, it do not depend upon nature of other ion attach। ये दूसरे आयन जो इसके साथ अटैच है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम नॉट ऑफ एन आयन इज डेफिनेट, वो एक फिक्स वैल्यू होती है। अब होगी भी, ये Cl नेगेटिव जो पहले K के साथ जुड़ा हुआ था पूरा उससे दूर होकर खुद एक इंडिपेंडेंट आयन एग्जिस्ट कर रहा है।
इसका इस के से कोई लिंक नहीं है, इस Cl का इस Na से कोई लिंक नहीं है, तो जितनी ये वोल्टेज देगा ये भी Cl नेगेटिव, जितनी वोल्टेज दे रहा है तो ये भी Cl नेगेटिव उतनी वोल्टेज देगा। ये पहले के साथ था या ये पहले Na के साथ था, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो टोटल उनसे दूर हो चुके हैं। ठीक है, ये था हमारे पास कोलरिश लॉ। कोलरिश लॉ क्या है, जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूट करोगे तो सारे आयन उतने दूर हो जाएंगे कि उनकी जो पर्टिकुलर जो कंडक्टेंस की वैल्यू वो सबकी फिक्स है। अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, जितनी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं वो उतनी देंगे और हर आयन हर बार उतनी ही वैल्यू देगा। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कोलरिश लॉ। देखो कोलरिश लॉ के हम एप्लीकेशन करते हैं, प्रैक्टिकल यूज में भी लाएंगे उसे हम। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो लैम्डा एम नोट या लैम्डा एम इन्फिनिटी है, ठीक है, ये लैम्डा एम नोट या लैम्डा, ये एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहलाएगी और ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। और ये कब आती है? जब एक आयन कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। और कंप्लीट डिसोसिएट सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं ना। अब जैसे KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसने तो ये अपनी वैल्यू, मान लो मैंने कहा कि ये वैल्यू है 150 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये तो अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी। पर अब मैंने लिया CH3COOH, ये क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट ये तो भी एक मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, और कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो तो फिर लैम्डा एम नोट लैम्डा एम इन्फिनिटी जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू वो नहीं दे पाएगा। तो फिर इसका ग्राफ किस टाइप से बनता है? इसका ग्राफ क्या है? रहेगा उसी टाइप से ही, कंसंट्रेशन और कंडक्टेंस। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम है, कंसंट्रेशन कम की तो कुछ ज़्यादा हुई, और की तो कुछ ज़्यादा हुई, और की तो कुछ ज़्यादा हुई, पर ये इसको टच नहीं करेगा, इस ग्राफिकल वैल्यू को टच नहीं करेगा, इस ग्राफ को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा? इसको टच करने का मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहाँ कंसंट्रेशन 0 ली है, इसको टच करने का मतलब कंसंट्रेशन 0, और 0 पर जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? लैम्डा एम नोट और इन्फिनिटी। लैम्डा एम नोट और इन्फिनिटी कब आएगी? जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो, और कंप्लीट डिसोसिएट वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। मतलब सिंपल, वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, लैम्डा एम नोट निकल जाएगा ग्राफ से। सॉरी, उल्टा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट होता है, ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा तो इसकी लैम्डा एम नोट ग्राफ से निकल जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, तो यानी इसकी लैम्डा एम नोट हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्डा एम नोट वैल्यू ग्राफिकली, प्रैक्टिकली ग्राफिकली नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, पर अगर हमें चाहिए कि अगर अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम नोट वैल्यू निकालने, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? कोलरिश लॉ का। ठीक है, कैसे? पहली एप्लीकेशन है इसकी एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन, इट इज यूज टू कैलकुलेट लैम्डा एम नोट वैल्यू ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिनकी ग्राफ से नहीं निकलेगी क्योंकि वो उसके पैरेलल हो जाएंगे, इसको टच नहीं करेंगे। टच करने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब कंप्लीट डिसोसिएट, और कंप्लीट डिसोसिएट सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी नोट निकलेगा, वीक का नहीं निकलेगा। उसके लिए हमें कोलरिश लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लो अगर हमने लैम्डा एम नोट निकालनी है CH3COH की, जो कि क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम नोट CH3COONA, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर वैल्यू ऐड कर दो लैम्डा एम नोट किसकी? HCl की, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। माइनस कर दो लैम्डा एम नोट वैल्यू ऑफ NaCl की, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग, इन तीनों की जो लैम्डा नोट वैल्यू वो ग्राफिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों स्ट्रॉन्ग की फाइंड आउट कर सकते हैं, पर इस वीक की फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिर हम कोलरिश लॉ का अप्लाई करके इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर इस टाइप से अरेंज करें, यानी इसकी वैल्यू में इसकी वैल्यू ऐड करके ये माइनस कर दे, तो ये बन जाएगी। अब इस बात का प्रूफ क्या है
कि ऐसे कैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू इन स्ट्रॉन्ग की हेल्प से निकल जाएगी। देखो कोलरेशनल अप्लाई करते हैं। CSCCO कैसे लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव नेगेटिव। HCl को कैसे लिख सकते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। NaCl को कैसे लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कोलरेश ने क्या कहा था कि एक आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो वैल्यू है वो फिक्स होती है और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसके साथ कौन सा आयन अटैच है। तो Na पॉजिटिव चाहे इसके साथ अटैच हो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, चाहे अलग हो चाहे अटैच हो, हर केस में Na पॉजिटिव की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो हम इनको अलग कर देते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लैम्डा m नोट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा m नोट Na पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों की लैम्डा m नोट मैक्सिमम वैल्यू है। ये दोनों इकट्ठे रहे तो भी दोनों की वैल्यू फिक्स है, अलग अलग रहे तो भी दोनों की वैल्यू फिक्स है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोलरेशन ने यही कहा था कि हर आयन की वैल्यू फिक्स है और वो उस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसके साथ कौन सा आयन अटैच है। तो इकट्ठे में निकालोगे तो भी वही वैल्यू आएगी, अलग अलग निकालोगे तो भी वैल्यू आएगी। प्लस में HCl को कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा m नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m नोट Cl नेगेटिव। HCl को ऐसे लिख सकते हैं। माइनस में क्या करना है, माइनस लैम्डा m नोट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा m नोट Cl नेगेटिव, सारों को अलग अलग करके रख दिया। अब एक चीज देखो, यहाँ हमारे पास प्लस का लैम्डा m नोट Na पॉजिटिव और यहाँ माइनस का लैम्डा m नोट, ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। मैथमेटिकली तो कैंसिल आउट होगी ना, इधर प्लस लैम्डा m नोट Cl नेगेटिव इधर माइनस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो बचा क्या, सिर्फ हमारे पास बचा सिर्फ एक तो ये वैल्यू बच गई और एक ये वैल्यू बच गई। अब इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बचेगा, CSCCO नेगेटिव और H पॉजिटिव, क्योंकि कोलरेश ने फिर ये कहा था कि चाहे उनको इकट्ठा लिखो अलग लिखो हर आयन की वैल्यू फिक्स है। इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव में H पॉजिटिव जोड़ेगा तो CH3COH बन जाएगा ना। ये वैल्यू बन गई लैम्डा m नोट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा m नोट H पॉजिटिव, और ये क्या चीज़ है, CSCCOH ही है। यानी डायरेक्ट आपको एक वीक के निकालने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग को पता है तो फिर आप ये देखो कि भी किस किस को ऐड करके क्या माइनस करना है। देखो CSCCO ने और HCl को ऐड किया तो हमें CSCCOH चाहिए, तो NaCl फालतू था तो माइनस कर दी NaCl वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर हुआ। हाँ, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है वो देखो। न्यूमेरिकल में क्या होगा, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम इन्हें सोल्व करेंगे। जैसे ये जो CH3CONa है, इसकी जो वैल्यू है वो हमें दे दी गई 91। यूनिट यही होंगे इन सबके, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि ये मोलर कंडक्टेंसी है। ठीक है, CH3CONa की वैल्यू कितनी दे दी, 91, प्लस जो HCl की वैल्यू है वो है हमारे पास 425.9, ये HCl की वैल्यू है। ठीक है, माइनस में क्या होगा, हमें NaCl की वैल्यू को माइनस करना और NaCl की वैल्यू है 126.4। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली वैल्यू किसकी है, ये गिवन वैल्यू हमें, ये CH3CONa की वैल्यू है, गिवन होगी ये वैल्यूज, ये वैल्यू हमने याद नहीं रखनी। ये HCl की वैल्यू है और ये NaCl की वैल्यू है। ठीक है, CSCCONa में HCl ऐड किया, इसमें HCl ऐड कर दिया, माइनस NaCl कर दिया, तो ये वैल्यूज लगभग आ जाएगी हमारे पास 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड दिस इज द लैम्डा नोट ऑफ CSCOH, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफ से नहीं निकल रही थी, पर KCl NaCl CSCCO वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनकी तो ग्राफ से निकल रही थी। फिर उनकी ग्राफिकल वैल्यूज को हमने इस टाइप से एडजस्ट किया कि ये बन जाए CSCCOH, CSCCO नेगेटिव था H पॉजिटिव, ये दोनों जोड़ने हैं और NaCl माइनस करना तो माइनस कर दिया। यानी इस टाइप से एडजस्ट करके हम इनकी फाइनल वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसका हमारे पास फर्स्ट यूज केस था। दूसरा हम इसका यूज केस करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं कोई सब्सटेंस कितने परसेंट डिसोसिएट होता है, वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, डायरेक्ट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है
it is used to calculate degree of dissociation, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं इसको, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसकी जो डेरिवेशन है वो हमने +1 अपने जो हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस की हुई है, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं इसको। थर्ड एक और पॉइंट है, ये है मोलर कंडक्टेंस किसी भी कंसंट्रेशन पर, और ये मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली, इनका अगर रेशियो ले ले तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। थर्ड जो है हमारा, इट इज यूज टू कैलकुलेट, it is used to calculate solubility of salt, कि एक साल्ट कितना सोल्यूबल होगा उसकी सोल्यूबिलिटी को कैलकुलेट करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे? मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, ये क्वेश्चन हमने डिराइव की थी लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अब ये है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी, ठीक है। हमने क्या किया, इस मोलर कंडक्टेंस की जगह इसको हमने कर दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे तो एक सब्सटेंस जितना भी, देखो 1 मोल डालेंगे तो मोलैरिटी 1 होगी, 2 मोल डालेंगे तो मोलैरिटी 2 होगी, हमने फुल मोल उसके अंदर डाल दिए, फुल मोल डाल दिए तो वो क्या कहलाएगी, उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। जितना मैक्सिमम वो सोल्यूबल हो सकता है वो सोल्यूबिलिटी, सी कंसंट्रेशन है तो मोलैरिटी, पर मैक्सिमम डाल दिया तो फिर वो मैक्सिमम सोल्यूबल होगा, फिर वो मोलैरिटी उसकी सोल्यूबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया तो वो मैक्सिमम सोल्यूबल होगा, फिर वो सोल्यूबिलिटी कहलाएगी इसकी, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय लैम्डा एम नोट। किसी भी साल्ट की सोल्यूबिलिटी को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कोल्ड्रिच लॉ के बेस पर डेफिनेशन और न्यूमेरिकल आने के चांस है। हमने सिर्फ ये चीज एडजस्ट करनी है कि कौन सा साल्ट हमने ऐड करना है स्ट्रॉन्ग और कौन सा हमने माइनस करना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है हमने। जैसे हम एक और छोटा सा क्राइटेरिया इसका बनाते हैं कि सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए, वैल्यूज आपको गिवन होंगी सबकी मोलर कंडक्टेंस की। जैसे हमने कहा कैलकुलेट लैम्डा एम नोट ऑफ MgOH ट्वाइस, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। MgOH ट्वाइस क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो डेफिनेटली ये हमें मालूम है कि इसकी ग्राफिकल वैल्यू से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो गिवन हमें क्या है, गिवन लैम्डा एम नोट ऑफ MgCl2 KOH एंड KCl, और ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग है। इन सब की वैल्यूज हमें गिवन है, हम या ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सब की वैल्यू गिवन और इसकी निकालनी है। अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये चीज हमने ध्यान रखनी है। लैम्डा एम नोट ऑफ MgOH ट्वाइस, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। सबसे पहले तो मैग्नीशियम वाला हमें कंपाउंड चाहिएगा। मैग्नीशियम वाला कौन सा, MgCl2, ये ले लिया। सबसे पहले हमें लैम्डा एम नोट MgCl2 ले लिया। देखो यहां से तो मैग्नीशियम आ गया, अब इसके अंदर ऐड क्या करना है, OH वाला। अब OH वाला है K प्लस में, पर हमें 2 OH चाहिए, एक KOH तो एक देगा, तो फिर 2 KOH प्लस में 2 इंटू लैम्डा एम नोट ऑफ KOH। पॉइंट क्लियर हुआ ना है। हमें क्या चाहिए, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम यहां से मिल गया और 2 OH हमें यहां से मिल गया। एक्स्ट्रा क्या चीज है, 2 Cl यहाँ एक्स्ट्रा है और 2 ही K यहाँ एक्स्ट्रा है, तो 2 KCl एक्स्ट्रा है, तो माइनस कर देंगे हम
टू लैम्डा एम नोट ऑफ KCl, वैल्यू मिल जाएगी। चेक करें, इसको खोल के लिखते हैं। लैम्डा एम नोट Mg2 पॉजिटिव है, Cl पर -1 है, Mg पर +2 है, K पर +1 है, OH पर -1 है, K पर +1 है, Cl पर -1 है, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस में क्या आएगा, देखो प्लस में आएगा 2 इंटू लैम्डा एम नोट ऑफ Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव दो है, एक Cl नेगेटिव दूसरा Cl नेगेटिव, एक Mg में दो Cl नेगेटिव ऐड करने से ये MgCl2 को इस टाइप से खोल के लिख दिया। अब दो KOH का लिखना है तो दो ही K पॉजिटिव आएंगे, दो ही OH नेगेटिव आ जाएंगे, तो प्लस में 2 लैम्डा एम नोट ऑफ K पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा एम नोट ऑफ OH नेगेटिव, ये आ गए। ठीक है, माइनस में करना है दो बार K पॉजिटिव और दो बार Cl नेगेटिव, माइनस में 2 लैम्डा एम नोट ऑफ K पॉजिटिव माइनस में 2 लैम्डा एम नोट ऑफ Cl नेगेटिव, 2 KCl माइनस हो गया। अब कैंसल आउट देखते हैं कौन से, प्लस का 2 लैम्डा एम नोट K पॉजिटिव माइनस का 2 लैम्डा एम नोट K पॉजिटिव, ये कैंसल आउट, प्लस का 2 लैम्डा एम Cl नेगेटिव प्लस माइनस का 2 लैम्डा एम नोट Cl नेगेटिव, ये आपस में कैंसल आउट, बचा क्या Mg प्लस 2 और 2OH माइनस 1, Mg प्लस 2 और 2OH माइनस 1 मिलकर क्या बन जाएगा MgOH ट्वाइस। फाइनली क्या बचा, लैम्डा एम नोट ऑफ Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा एम नोट ऑफ OH, एक Mg और दो OH, ये क्या बन जाएगा लैम्डा एम नोट ऑफ MgOH ट्वाइस, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी वैल्यू को हमने स्ट्रोंग की हेल्प से काउंट कर लिया। ये वीक था, ये तीनों क्या है स्ट्रोंग है, इन तीनों स्ट्रोंग की वैल्यू हमें गिवन होगी। ठीक है, ये हम ग्राफिकली फाइंड आउट कर लेंगे। इन तीनों स्ट्रोंग की हेल्प से जो वीक जो ग्राफ से नहीं निकल रहा था उसको हमने मैथमेटिकली सोल्व आउट कर दिया। तो ये कोलरेशला की डेफिनेशन या इस टाइप से इनके न्यूमेरिकल आ जाएंगे जो हमने अच्छी तरह से करने हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड लक।